नमस्कार दोस्तों। यह है एसआई का पेपर है। ठीक है ना, एसआई का पेपर है और जीके जीएस का है। ठीक है ना, 100 क्वेश्चन है इसमें। एग्ज़ाम डेट है 15/9/21, यानी कि इसका रिज़ल्ट कब आया है। फाइनल आंसर की फॉर रिज़ल्ट की इश्यू डेट 19/10/2023। 19/10/2023 है ना। फाइनल आंसर की फॉर रिज़ल्ट की इश्यू डेट 19/10/2023 और 2021 वाली भर्ती का पेपर है। तो इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं, इसको इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें शानदार राजस्थान जीके के शानदार क्वेश्चन है, चाहे वो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, और यह सभी एग्जामों में आती है समान दृष्टि से। इसी वजह से यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सभी एग्जामों आने की दृष्टि से सभी एग्जामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सुन मेरी बात, इसमें यह नहीं है कि भाई पढ़ के निकल लिए। जो क्वेश्चन है और जो पहली बार पढ़ रहे हैं और या फिर वो याद नहीं है, तो उसको साथ के साथ याद करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आने वाली एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो, नेगेटिव ना जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत सेवक समाज, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी और आरबीएससी से है। राजस्थान जी के तो आएगी हमारा, राजस्थान से 6ठी से लेकर 10वीं तक की, उससे आएगी सब राजस्थान जी के। और एनसीईआरटी जो इंडिया की हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी है इंडिया लेवल की, वो एनसीईआरटी से आएगी 6ठी से लेकर 12वीं तक की। भारत सेवक समाज, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ज़रूरी नहीं है कि वो भारत सेवक समाज भी दे सकता है या फिर इंग्लिश भी दे सकता है, दोनों तरीके से याद करना पड़ेगा। भारत सेवक समाज, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की रानाडे है इसमें। रानाडे होना चाहिए भाई, एक में गलत है भैया। इसमें आएगा एक में 3 है, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी भाई। भारत सेवक समाज। और सुभाष चंद्र बोस वो अलग हैं, तो वो क्रांतिकारी थे, उनका संगठन का नाम क्या था। जो जैसे कि जयपुर में था ना, वो क्या नाम है, जयपुर में क्रांतिकारी था ना, वो नाम नहीं याद आ रहा यार, वर्धमान महावीर, क्या नाम था उसका, तो वो संबंधित था उससे। हम्म, ऐसा ही था कुछ। भारत सेवक समाज, चल जाने देते हैं, इसको याद करते हैं। भारत सेवक समाज, जी गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले है ना। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। जो सिमिलर होते हैं ना, जो समाज है, संगठन है, उनमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है ना। जी गोखले। हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में माह एवं वर्ष में विलय हुआ जब, क्या करें अब इसमें, नहीं है पता भैया। पता तो था कि हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में हुआ था, लेकिन ये माह पूछ रहा है और वर्ष पूछ रहा है, तो 47 करें। सबसे बाद में कौन सी रियासत मिली थी, शायद यही मिली थी, तो क्या 49 करें इसमें। या फिर 48, पता नहीं है यार। दो में डिलीट कर दिया भैया, बढ़िया है, डिलीट कर दिया। फिर मेरियाना खाई, मेरियाना गर्त, ये प्रशांत महासागर में है, पूरी प्रशांत महासागर। 3 3 3 3। ओहो भाई, पश्चिमी भी दे रखा है, ठीक है ना। ये जल्दीबाजी ले बैठती है अपन को, पूर्व देख के पूर्व कर दिया, जबकि पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं। पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए कि और दूसरा ऑप्शन क्या है। पश्चिमी प्रशांत महासागर, मेरियाना खाई किस महासागर में स्थित है। पश्चिमी, पश्चिमी प्रशांत महासागर। वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन, ओकियन है ना, वेस्टर्न पैसिफिक ओकियन। पश्चिमी प्रशांत महासागर। जैव ऑक्सीजन मांग निम्नलिखित में किसके लिए एक मानक मापदंड है। करें क्या इसको। रक्त में ऑक्सीजन स्तर मापने के लिए, वन पारिस्थितिक तंत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के अभिकलन के लिए, जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण जांचने के लिए। जैव ऑक्सीजन मांग, उच्च तुंगता क्षेत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के आकलन के लिए। जब दो कर दें क्या, दो कर दें क्या इसमें। जैव ऑक्सीजन,
इसमें बना रहा है, इसमें जलीय आ रहा है ना, और इसमें पता को नहीं यार, 4 करते हैं चलो ना, 4 में 3 है, 3 है भाई। ये है जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण जांचने के लिए, और सही है ये, एकदम सटीक बैठ रहा है। जैव ऑक्सीजन मांग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज ए स्टैंडर्ड क्रिटिशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। बायोलॉजिकल प्रदूषण की जांचने के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने करो या मरो का नारा दिया? करो या मरो, गांधी जी है, ये तो सब जानते हैं, है ना, महात्मा गांधी। कभी कभी ये जो नॉर्मल क्वेश्चन है ना, ये भी गलत हो जाते हैं। सुएज नहर निम्नलिखित में से किनको मिलाती है? जब सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर, ओमान, भूमध्य सागर, ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी, कर दें क्या ये लाल सागर हैं? छः सही है भाई, भूमध्य सागर और लाल सागर। द मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी, सुएज नहर निम्नलिखित को मिलाती है। भूमध्य सागर जो ऐसा आकृति का है उसको ही बोलते हैं भूमध्य सागर। नहीं, वो उधर है, साइड में है वो, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका के बीच में। विश्व में टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? विश्व की आखिरी टंगस्टन अपनी राजस्थान में तो नागौर है, कोई सानी नहीं है उसका। तो विश्व में कौन है? विश्व का पता नहीं है भाई। जब क्या चीन कर दें या फिर रूस कर दें टंगस्टन? रूस तो शीतकालीन ज़्यादा है, बर्फ़ वगैरह ज़्यादा है उसमें। यूएस में कर दें क्या, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया करें? साथ में चीन है भैया। ठीक, टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन। 7 में 2। रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? ये पहले भी आ चुका है और ये आएगा क्वेश्चन। रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? रुद्रप्रयाग, ये 2 क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं, एक तो रुद्रप्रयाग और एक देवप्रयाग। रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदी आके मिलती है, देवप्रयाग में कौन कौन सी आके नदी मिलती है। जब वो क्वेश्चन देता है उसमें रुद्रप्रयाग का दे रहा है तो देवप्रयाग भी दे देगा, और देवप्रयाग का पूछ रहा है तो उसमें रुद्रप्रयाग का दे देगा। बस हो गया खेल ख़त्म, 50% थोड़े थोड़े हो जाएंगे। रुद्र, जब रुद्र यानी कि भगवान शिव, जब रुद्र, भागीरथी और अलकनंदा कर दें। देखिए धौली गंगा, अलकनंदा ये तो नहीं है, नंदाकिनी ये भी नहीं है, या तो 2 है या 1 है। जब रुद्र, मंदाकिनी और अलकनंदा, तो देवप्रयाग ऐसे याद कर रखा था, देख कंफ्यूज होने की वजह से। देवप्रयाग यानी कि देव यानी कि भगवान जी, तो भगवान जी कौन? भागीरथ जी भगवान जी हैं। तो देवप्रयाग में भागीरथ और अलकनंदा का संगम हो रहा है, ठीक है ना, देवप्रयाग में। भाई भागीरथ कौन है? देव है, तो देवप्रयाग में भागीरथ अलकनंदा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये क्लियर हो गया तो अब ये है मंदाकिनी और अलकनंदा है। रुद्र 8 में, सही है ना। ये ऐसे अगर एक को क्लियर कर लिया जाए ना तो दोनों क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। मंदाकिनी और अलकनंदा, रुद्र, जैसे कि ये रुद्र का द है, द रुद्र है ना, मंदाकिनी और अलकनंदा। और भागीरथ का देव यानी कि भागीरथ देव यानी कि भगवान है, तो देवप्रयाग में भागीरथ, रुद्र में देव मंदाकिनी। पूसा सिंधु गंगा किस फसल की एक किस्म है? गंगा की बात आ रही है तो ये चना तो नहीं होगा, नहीं मूसर होगा। पूसा सिंधु गंगा, ये धान हो सकता है। नो 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 नो, नहीं यार, गेहूँ है भाई। पूसा सिंधु गंगा किस, पहली बार पढ़ा है। पूसा सिंधु गंगा क्या है, किस्म है ये, गेहूँ। जैव विविधता निम्न में से किन माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है? जैव विविधता निम्नलिखित में से किन माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का, मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण,
फसलों का परागण। मृदा निर्माण, जैव विविधता निम्नलिखित किन माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है? मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, फसलों का परागण। क्या 4 कर दें क्या इसमें? मृदा निर्माण, मृदा का निर्माण कैसे कर रहे हैं? पर मृदा का निर्माण नहीं कर रहे हैं, लेकिन मृदा को सही तो किया जा रहा है। 4 कर देंगे 10 में? 4 सही है। ठीक, यानी कि मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, फसलों का परागण। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड को। एल्यूमिनियम कंपनी और अवस्थिति। ये इधर एल्यूमिनियम कंपनी है भाई, और ये कहाँ है? वो है, जगह बताई जा रही है। जब बालको, हिंडाल्को, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, नालको। आता तो है नहीं है ये, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन देखते हैं अगर हो जाता है तो। नालको, हिंडाल्को हीराकुंड करें या फिर नालको करें? हिंडाल्को, नालको देख ही लेते हैं। 11 में 2 है, 2 का मतलब 2 4 1 3, 2 4 है ना, 1 और ये 3 है। बालको कोरबा, हिंडाल्को रेणुकूट, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी। ये गई भैया, कहाँ गई ये क्या कर दिया अपन ने? इसका कहाँ है? इसका ये हीराकुंड है। दोबारा देख, 11 में 2 है, 11 में 2 का मतलब 2 4 1 3, जब 2 4 ये 1 और ये 3। बालको, बालको कोरबा, हिंडाल्को, हिंडाल्को रेणुकूट, फिर इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, हीराकुंड, नालको कोरापुट। बालको कोरबा, हिंडाल्को रेणुकूट, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, हीराकुंड, नालको कोरापुट। ये नहीं लगता यार मुझे ये एनसीईआरटी से आया है, क्या पता भाई इकोनॉमिक्स में से दे दिया हो तो, पता नहीं है ना। ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन ये वायु प्रदूषण ही होगा। 12 में 3 है, ध्वनि प्रदूषण है भाई। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से। राजस्थान 56 का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? 56 माही मन छन्ना फवादे 13, ठीक है ना, माही मन चल्ला फवादे 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 56 का मैदान, ठीक। माही मन चल्ला फवादे 56 का मैदान है भैया, ठीक। सूची पर सूची सेकंड को सम्मिलित करके नीचे दिए गए कुंडों से सही उत्तर चुनिए। चौदह में 1 है, 1 का मतलब 3 4 1 2, 3 4 1 और 2। यूरेनियम केंद्र है ये, और ये राज्य है यूरेनियम केंद्र। यूरेनियम बहुत शक्तिशाली होता है भाई, आई बात समझ में। इससे वो परमाणु बम बनाया जाता है यूरेनियम से, ठीक है ना। इसकी पावर बहुत तगड़ी होती है। छोटा सा, यानी कि 1 किलो 1 केजी यूरेनियम 27 लाख टन कोयले के बराबर होता है। कहाँ तो 1 केजी यानी कि 1 किलो यूरेनियम, और कहाँ 27 लाख कोयला टन, 27 लाख, 27,000 लाख टन, ऐसे है कुछ, है ना। जब दोमी या सियात ये मेघालय में है, फिर लंबापुर आंध्र प्रदेश में है, रोहिली रोहिली पता नहीं है यार, ये रोहिली अपना ही भी है राजस्थान में,
रोहिली यूरेनियम केंद्र। गोंगी कर्नाटक। शानदार क्वेश्चन है भाई। दोमियासियात, दोमियासियात ये मेघालय में है, ठीक है ना भाई। ये बताइए दोमियासियात है ना, तो ये तो मिल रहा है, दोमिया मेघालय, दोमिया मेघालय। लंबापुर, लंबापुर ये आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश, अमरावती किसकी है? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, अमरावती नहीं, तेलंगाना की राजधानी, क्लियर नहीं आ रहा है यार, याद है ना। दोमियासियात ये मेघालय में है, फिर लंबापुर आंध्र प्रदेश, फिर रोहिली राजस्थान, गोगी कर्नाटक, गोगी, गोगी। जब दोमियासियात मेघालय है ना, दोमियासियात मेघालय, लंबापुर आंध्र, लंबापुर रे आंध्र रे, रोहिली ये राजस्थान है, और गोगी कर्नाटक है। जब देख दोमियासियात मेघालय, लंबापुर आंध्र है, रोहिली राजस्थान है, गोगी कर्नाटक। राजस्थान के शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जो ग्रेनाइट सिटी होगी कौन सी? जालौर, 15 जालौर, ठीक है ना। ग्रेनाइट जालौर है, ग्रेनाइट ग्रेनाइट है ना, रे आ रहा है, जालौर है, ग्रेनाइट जालौर। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? शैक्षिक क्षेत्र और जिला स्थान। जब सम्मिलित नहीं है, जब रोटू नागौर सही है ना, बीड़ झुंझुनू सही है, गुड़ा बिश्नोईयान जोधपुर है। ये उम्मेदगंज सिस्टम बैठ नहीं रहा है सही भाई, है ना। रोटू नागौर है, बीड़ झुंझुनू है ना, बीड़ झुंझुनू, गुड़ा बिश्नोईया जोधपुर। उम्मेदगंज पाली है ना, उम्मेदगंज, यानी कि उम्मीद है पाली में, है ना। 16 सही है भाई, करेक्ट। रोटू, रोटू नागौर, ठीक है, रोटू नागौर, बीड़ झुंझुनू, गुड़ा बिश्नोईयान जोधपुर। हो जाएगा याद, कोई दिक्कत नहीं है। रोटू वैसे रोटू नागौर है, बीड़ झुंझुनू, गुड़ा बिश्नोईयान जोधपुर। उम्मेदगंज पाली है। 2001-2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी, यानी कि सबसे कम थी? जब क्या करें इसमें, बूंदी, नहीं 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 नहीं, वृद्धि दर न्यूनतम थी, झुंझुनू नहीं है इसमें। जब या तो गंगानगर है या पाली है, क्या करें? बूंदी यार, छोड़। 17 में तो है भाई, गंगानगर है, 17 में गंगानगर है। 2001-2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी? गंगानगर, 17 में 2। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। चंबल नदी पर बने हुए निम्नलिखित बांधों में से कौन से राजस्थान में स्थित है? जब देख ये चंबल नदी है, जनपा पहाड़ी से निकल रही है, उद्भव हो रही है। जब मध्य प्रदेश में है गांधी सागर बांध, मध्य प्रदेश में, फिर जो राजस्थान की सीमा में घुस रही है, यहाँ घुस रही है, तो जुड़ते जुड़ते महाराणा प्रताप युद्ध लड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो राणा प्रताप सागर बांध, इसके बाद में राणा प्रताप सागर युद्ध लड़ने के बाद में ये आएगा कौन सा, कोटा बैराज। फिर क्योंकि राणा प्रताप सागर बांध ये चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ के बाद में कोटा बैराज, कोटा बैराज ये आएगा कोटा में, फिर जवाहर सागर बांध। अब इसमें कन्फ्यूज है जवाहर सागर बांध में, कोटा बैराज में, जब पहले जवाहर सागर बांध आएगा या फिर कोटा बैराज आएगा।
चित्तौड़ के बाद में शायद कोटा ही आएगा, कोटा के बाद में शायद जवाहर सागर बांध आएगा। 19 में 4 है। यानी चंबल नदी पर बनी हुई निम्नलिखित बांधों में से कौन से राजस्थान में स्थित है? एक तो कोटा है और एक जवाहर सागर, नहीं, हाँ ये वो है ना तीरा, गांधी सागर बांध को हटा दें। कोटा हो गया, जवाहर हो गया, राणा प्रताप हो गया, 3 है क्या? ACD सही है। 19 में 4, कोटा बैराज, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर। कभी कभी ये क्रम भी पूछ लेता है भाई। जब इधर से तो ये है राणा प्रताप सागर बांध, फिर शायद जवाहर सागर बांध, फिर कोटा बैराज है। हाँ जवाहर सागर बांध है शायद, है ना? हाँ फिर कोटा बैराज है। फिर निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? ये कौन सा है? केशवानंद भारती बात कर दें क्या, या फिर गोलकनाथ बाद? 4 करते हैं ना, 20 में 4 सही है। केशवानंद भारती बात 1973। वो ये भी पूछ सकता है, ये बताइए केशवानंद भारती बात संबंधित है संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया। संविधान के मूल ढांचे की केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारतीवाद 1973। गोलकनाथवाद 1967, सज्जन सिंहवाद 1965, शंकर प्रसादवाद 1951। भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों में से किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियाँ होगी जो भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों में से किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियाँ होगी जो क्या कर रहे हैं इसमें? भाई इसमें क्या आएगा, दोबारा देख ले। भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों में से किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियाँ होगी जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा प्रदान करें उच्चतम न्यायालय को, संसद विधि द्वारा प्रदान करें, उच्चतम न्यायालय नियमों द्वारा प्रदान करें, भारत सरकार विनिश्चय द्वारा प्रदान करें। ये कर सकते हैं क्या? यही है। किसी 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 किस में तो सही है। संसद विधि द्वारा प्रदान करें, यानी संसद जो कानून बनाएगी उन पे बना सकती है उच्चतम न्यायालय। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें, अब ये पूछ लिया अनुच्छेद 40 संबंधित है। अनुच्छेद 40 अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा। राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्ति और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें विकास की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग बनाने के लिए आवश्यक हो, स्वयं शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने, विकेंद्रित शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने, सामाजिक न्याय की इकाइयों के रूप में कार्य करने। कौन सा आएगा इसमें? ये कर दें क्या इसमें? स्वयं शासन की इकाइयों के रूप में, विकेंद्रित शासन की इकाइयों के रूप में, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय या विकेंद्रित स्वायत्त कर दें क्या? इंग्लिश देख ले। टू फंक्शन इज ए यूनिट, फंक्शन ऑफ द यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, यूनिट ऑफ डेवलपमेंट है ना, सेल्फ गवर्नमेंट, जब ये तो नहीं लग रहा है ना, और यूनिट ऑफ डिस्ट्रियलाइज गवर्नमेंट और सोशल जस्टिस। जब 2 को तो हटा दे है ना, 3 को देख। चल 4 करते हैं। 22 में 2 है भैया। स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने। अनुच्छेद 40 राज्य ग्राम पंचायतों, अनुच्छेद 40 संबंधित है राज्य ग्राम पंचायतों।
अनुच्छेद 40। भारत के संविधान में संप्रति सूची के प्रावधान का विचार निम्न में से ये ऑस्ट्रेलिया है। समय वह रहती ऑस्ट्रेलिया। 23 में 4 है ना। निम्न में से किसका कार्यकाल भारत सरकार में मंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि के लिए रहा? जब इसका नहीं पता हमको, मंत्री के रूप में, मंत्री का क्या पता यार किसका लंबा कार्य है। नहीं, ये तो गलत जाएगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 24 में 3 जगजीवन राम। निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल भारत सरकार में मंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि के लिए रहा? जगजीवन राम। राजस्थान पंचायत राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या है? करें क्या? चल करते हैं ना। ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना, ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना, ग्राम खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, ग्राम खंड जिला और राज्य स्तर पर स्थानीय, नहीं ये 25 सही है। ग्राम गांव हो गया, खंड ब्लॉक हो गया, जिला डिस्ट्रिक्ट, विलेज ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पीड़ित व्यक्ति की याचिका प्राप्त होने पर ही मानवाधिकारों के हनन की शिकायत पर जांच कर सकता है? स्वतः नहीं। मानवाधिकार के हनन का कोई मामला अगर किसी अदालत में लंबित है तो उसमें किसी भी हालत में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। ये सही है इसमें। 26 में दोनों ही गलत है भाई, दोनों ही गलत है। ना तो ए ना ही बी। वो स्वतः ले सकता है जब यह सत्य हो जाएगा। पीड़ित व्यक्ति की याचिका प्राप्त होने पर ही मानवाधिकारों के हनन की शिकायत पर जांच कर सकता है, स्वतः नहीं। स्वतः ले सकता है वो, अगर उसमें मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह स्वतः संज्ञान ले सकता है। इसमें भी वह स्वतः संज्ञान ले सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है, तब ये दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत के संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्यों के तहत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है? वन, झील, नदी और वन्य जीव। यही है, वन, झील, नदी और वन्य जीव। दो करें क्या? 27 सही है ना। वन, झील, नदी और वन्य जीव। ये लाइन उठाइए वहाँ से, अंदर से, ये मूल कर्तव्यों से, ठीक है ना। वन है, झील है, वन है, झील है और नदी है, वन्य जीव है। निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है? निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है? अट्ठाईस में 3 है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना, राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है? साधारण 28 में। यार समझ में ही नहीं आ रहा है क्वेश्चन। 28 में निम्नलिखित में कौन सा राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है? राज्य विधानसभा। Who among the following issue of the notification for the general election of a state legislative assembly, है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नोटिफिकेशन? राज्यपाल। हाल ही में राजस्थान सरकार ने महिला भ्रूण हत्याओं को रोकने के उद्देश्य से मुखबिर योजना एंड फॉर्मर स्कीम के तहत प्रोत्साहन राशि बढ़ाई। बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि कितनी है? 29 में 3 लाख। 3 लाख। बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि कितनी है?
बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि कितनी है? महिला भ्रूण हत्याओं को रोकने के उद्देश्य से मुखबिर योजना एंड फॉरम स्कीम तहत प्रोत्साहन राशि बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि कितनी है? यानी कि भाई साहब सूचना अगर दे दी ना, ये 3 लाख रुपए मिलेंगे महिला भ्रूण हत्याओं को रोकने के उद्देश्य से। 29 में 3 लाख। राष्ट्रीय विकास परिषद के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद मतलब ये बात किसकी कर रहा है? नीति आयोग की कर रहा है ना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल आर NDC। जब 30 में चल करते हैं इसको ना, क्या आएगा इसमें? ज़्यादा से ज़्यादा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है? गलत होगा और क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। इसमें संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते हैं। यही सही है यार, ये NDC की बात ही तो कर रहा है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यही करते हैं अपन, है ना। इसमें नीति आयोग सदस्य शामिल होते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री भी परिषद की विचार विमर्श की कार्रवाई के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। जब B ले ले A ले ले, है ना, जब B किस में है, इसमें नीति आयोग के सदस्य शामिल होते हैं। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री के, चल 4 ही कर देते हैं ना, 30 में सही है 4। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। इसमें संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते हैं। इसमें संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते हैं। इसमें नीति आयोग के सदस्य शामिल होते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री भी परिषद के विचार विमर्श की कार्रवाई के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। निम्नांकित में से किन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था विद्यमान है? क्या आएगा इसमें? जब पुलिस कमिश्नर व्यवस्था विद्यमान, एक तो जयपुर है और जयपुर जोधपुर कर देते हैं, चलो ना, 31 में जयपुर जोधपुर सही है। फिर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सेवानिवृत्त जिला व सत्र न्यायाधीश। दो कर दें क्या इसमें? 32 में ये डिलीट कर दिया। राजस्थान के लोकायुक्त के संबंध में से कौन से कथन सही है? देख के लिखते हैं, डायरेक्ट हैं, पढ़ लेते हैं। चल, राजस्थान के मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं, है ना, ठीक है। महालेखाकार राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। राजस्थान राज्य विधानसभा सचिवालय के अधिकारी कर्मचारी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। जब इसमें सिर्फ मुख्यमंत्री है, क्या है 33 में? 33 में 4 है यार, 4 का मतलब है ABC सभी है। मुख्यमंत्री भी बाहर है और महालेखाकार राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है। यानी कि मुख्यमंत्री बाहर हो गया, महालेखाकार का मतलब अकाउंटेंट जनरल, है ना, ये बाहर हो गया। मुख्यमंत्री बाहर है, महालेखाकार बाहर है। फिर राजस्थान राज्य विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी लोकायुक्त क्षेत्राधिकार से बाहर है। राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अधिकारी, राजस्थान के मुख्यमंत्री, महालेखाकार और राज्य विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी लोकायुक्त क्षेत्राधिकार से बाहर है।
मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की सकल राष्ट्रीय आय GNI प्रति व्यक्ति है? को नहीं पता। 34 में 1 है, यानी कि US 6681। GNI 6681 है। वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों के अनुसार यूरिया अनुदान सब्सिडी पर संभावित व्यय है। 35 में 3 है, 0.48 लाख करोड़। 0.48 लाख करोड़। 35 में 3, 0.48 लाख करोड़। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट का प्लेटफॉर्म कब शुरू किया गया? 36 में 1 है, अगस्त 2020। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट का प्लेटफॉर्म कब शुरू किया गया? ट्रांसपेरेंट सेक्शनल ऑनरिंग द ऑनेस्ट का प्लेटफॉर्म कब शुरू किया गया? 36 में 1 है भाई। मतलब क्या है इसका? ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट का प्लेटफॉर्म कब शुरू किया गया? 36 में 1, अगस्त 2020। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना आरंभ की गई है। ये की गई है गिरते हुए बाल लिंगानुपात को सुधारना, महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करना। 37 में राजश्री योजना। 37 में 4 है, ये पता होना चाहिए था यार, ये तो मेन योजना है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना आरंभ की गई है महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता को बढ़ावा देना, गिरते हुए बाल लिंगानुपात को सुधारना, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। 37 दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DMY NRLM का उद्देश्य है। DAY NRLM DAY NRLM दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY है ना, शॉर्ट में DAY NRLM जब गरीबों के सतत सामुदायिक संस्थानों के विकास के माध्यम से ग्रामीण गरीबी उन्मूलन करना, सामुदायिक संस्थानों के SC तथा ST वर्गों में गरीब उन्मूलन करना, ग्रामीण महिलाओं को रोजगार प्रदान करना, ग्रामीण महिलाओं को अनुदानित दर पर खाद्यान्न प्रदान करना। क्या करें अब इसमें? यह कर दिया गया, एक ही कर दिया यार। ये स्पष्ट में महिलाओं के लिए नहीं है, ये गरीबों में भी जो गरीब है उनके लिए है ये योजना। अड़तीस में कहीं है, 38 में 1 है, सही है, कर देता तो सही रहता। दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी गरीबों में भी गरीबों के सतत सामुदायिक संस्थानों के विकास के माध्यम से ग्रामीण गरीबी उन्मूलन करना। व्यक्ति आय की गणना करने में राष्ट्रीय आय में निम्न में से क्या जोड़ा जाता है? हस्तांतरण भुगतान, ट्रांसफर पेमेंट, सामाजिक सुरक्षा संस्थान, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। 39 में 1 है, हस्तांतरण भुगतान। व्यक्ति आय की गणना करने में राष्ट्रीय आय में निम्न में से क्या जोड़ा जाता है? बात तो तेरी सही है, लेकिन ये कुछ पल्ले नहीं पड़ी बात।
व्यक्ति के आय की, व्यक्ति का आय मतलब व्यक्ति का आय, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड इन ए नेशनल इनकम विच ए कंप्यूटिंग पर्सनल इनकम। राष्ट्रीय आय में निम्न में से क्या जोड़ा जाता है? हस्तांतरण भुगतान, हस्तांतरण भुगतान, निम्न में से क्या जोड़ा जाता है? हस्तांतरण भुगतान। इकोनॉमिक्स से है ये, वो बात तो तेरी सही है, लेकिन ये याद भी तो होना चाहिए भाई, और याद के साथ साथ में समझ में भी आना चाहिए कि ये क्या कह रहा है। व्यक्ति के आय की गणना करने में, है ना, व्यक्ति का आय, ये जो होते हैं ना क्या, एक तो ये साइकोलॉजी ले ले, एक इकोनॉमिक्स ले ले, साइकोलॉजी ले ली, इकोनॉमिक्स ले ली, और जो हिंदी का जो भारी भरकम शब्द है उसका अगर इंग्लिश में देखेंगे ना, इंग्लिश टर्म्स, तो उससे आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देख व्यक्ति का भारी भरकम है तो इसका इंग्लिश देख पर्सनल इनकम, वो पर्सनल इनकम को सब जानते हैं। हस्तांतरण भुगतान 39 में एक। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत एक MOU किन के मध्य निष्पादित हुआ? आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत एक MOU, जब ये शायद ये है HDFC लाइफ इंश्योरेंस ऑफ ICI प्रेसिडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, यही है इसमें। मैं यही कर रहा हूँ यहाँ में, है ना, होएगा गलत होएगा तो। यहाँ पर एक कर दूँ हैं, या करूँ यहाँ पर या करूँ, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और मैक्स, या देख या नहीं है ना, ये भी नहीं है। अब यहाँ तो एक है, यहाँ एक है HDFC, लेकिन यार इसमें ना राजस्थान को लेकर नहीं आ रहा है। चल 3 करते हैं ना, देखी जाएगी। 40 में ये पहला ही है, वही तो बोल रहा हूँ मैं, पहला है इसमें। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत एक MOU किन के मध्य निष्पादित हुआ? राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी, एक तो ये है, तथा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये लुभावनी ऑप्शन है, फंस गए भाई। अब न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। फिर मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का सह अस्तित्व कहलाता है जब, पता कौन, 41 में निस्पंदन स्फीति यानी कि स्टैगफ्लेशन, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का सह अस्तित्व, निस्पंद स्फीति और स्टैगफ्लेशन, या हिंदी है या इंग्लिश है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2020-21 में स्थित 2011-12 कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानित है 42 में 3 है 5.70 लाख करोड़। अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2020-21 में स्थिर 2011-12 कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानित है 42 में 3। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानित है 5.70 लाख करोड़। ये नहीं आएगा, लेकिन इससे ना आने वाले एग्जाम आइडिया लगा सकते हैं कि भाई ये इतना है तो ये कुछ और बड़ा होगा, और क्या है 5.70 लाख करोड़। केंद्रीय बैंक मंदी या स्फीति के अंतराल को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विस्तारवादी मौद्रिक नीति का निम्न प्रयोग करता है। ये सब NCERT से है। 43 में एक है, खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करता है। केंद्रीय, कचो क्वेश्चन है ये BA लेवल के हुए, लेकिन ज़्यादातर 50-60%, 70% है ना, 68-72%, यहाँ पर 70% सब RBI NCERT बुक्स हुए। केंद्रीय बैंक मंदी या स्फीति के अंतराल को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विस्तारवादी मौद्रिक नीति का निम्न प्रयोग करता है। खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करता है।
राजस्थान सेवा क्षेत्र के निम्नलिखित में किस उप क्षेत्र की वर्तमान कीमतों पर 2020-21 में सकल राज्य मूल्य संवर्धन में सबसे अधिक हिस्सेदारी है? ये कुछ समझ में नहीं आई बात यार। 43 में एक है ना। केंद्रीय बैंक मंदी या अस्फीति के अंतराल को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विस्तारवादी मौद्रिक नीति का निम्न प्रयोग करता है। खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करता है। तैतालीस में एक है। खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करता है। केंद्रीय बैंक मंदी या अस्फीति के अंतराल को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विस्तारवादी मौद्रिक नीति का निम्न प्रयोग करता है। राजस्थान सेवा क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस उप क्षेत्र की वर्तमान कीमतों पर 2020-21 में सकल राज्य मूल्य संवर्धन में सबसे अधिक हिस्सेदारी है? व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट। व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट। 44 में 2 है। व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट। सबसे अधिक हिस्सेदारी व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट है, और नहीं है कोई सा भी। ये नहीं है फाइनेंशियल और आवास पेशेवरों, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट। 44। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2015-16 में राजस्थान में जोतों का औसत आकार क्या था? 2.73। सही है, 2.73। 2.73 हेक्टेयर। निम्न में से कौन से जिले पेट्रोलियम उत्पाद करने वाले बीकानेर नागौर बेसिन में शामिल है? बीकानेर नागौर बेसिन में शामिल है। जब 46 में एक है भाई। बीकानेर है, नागौर है, श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ और चूरू है। दोबारा देख ले। 46 में एक। निम्न में से कौन से जिले पेट्रोलियम उत्पाद करने वाले बीकानेर नागौर बेसिन में शामिल है? छियालीस में एक है। बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। बीकानेर नागौर बेसिन में शामिल है। जब बीकानेर है ना, नागौर है, श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है। बीकानेर नागौर तो आएगा ही, लेकिन इसके साथ साथ में श्रीगंगानगर, जैसे कि ये अपना प्यारा राजस्थान है ना, तो श्रीगंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, और बीकानेर नागौर तो है ही है, और कौन सा रह गया? चूरू। ये एरिया है भाई पूरा। ठीक। इसके बाद में है, ये हो गया ना 46। 46 में क्या है? 46 में एक है। बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। चलते हैं। फिर राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना कब प्रारंभ की गई? इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना, जब ये है शायद 18-19, जब महीना का पता नहीं है यार, महीना। 47 में एक है। 18 दिसंबर 2019। राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना कब प्रारंभ की गई? 18 दिसंबर 2019। 18 दिसंबर 2019, यानी कि 18-19 ऐसे याद रख सकते हैं। 18-19 वो तो ठीक है, लेकिन महीना दिसंबर है ना। 18-12 फिर 19, यानी 18-19-12। एक विद्युत फ्यूज तार की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? उसकी विशेषता होनी चाहिए उच्च गलनांक और उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, नहीं निम्न गलनांक निम्न विशिष्ट प्रतिरोध। उच्च गलनांक निम्न विशिष्ट प्रतिरोध। उच्च गलनांक निम्न विशिष्ट प्रतिरोध। 48 में 2 है भाई। निम्न गलनांक
और निम्न विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि निम्न निम्न है, निम्न गलनांक और निम्न विशिष्ट प्रतिरोध। 48 में निम्न गलनांक एवं निम्न विशिष्ट प्रतिरोध, निम्न गलनांक एवं निम्न विशिष्ट प्रतिरोध। 48 में निम्न गलनांक एवं निम्न विशिष्ट प्रतिरोध सर्वाधिक सामान्य रूप से काम में आने वाला अर्धचालक पदार्थ है। सर्वाधिक सामान्य रूप से काम में आने वाला अर्धचालक पदार्थ है। इसको दोबारा देख लो भाई, है ना। राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना कब प्रारंभ की गई? ये प्रारंभ की गई थी 47 में 18 दिसंबर 2019, है ना, 18/12/19। और ये निम्न गलनांक निम्न विशिष्ट प्रतिरोध है। सर्वाधिक सामान्य रूप से काम में आने वाला अर्धचालक पदार्थ है। जब सामान्य रूप से काम आने वाला अर्धचालक की बात कर रहा है, जब क्या कहना है इसमें पता नहीं, 49 में 2 है सिलिकॉन अर्धचालक है, ठीक है ना, आधा चालक है विद्युत का। सर्वाधिक सामान्य रूप से काम में आने वाला अर्धचालक पदार्थ है सिलिकॉन। फिर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित की गई प्रविकिरण प्रक्षेपास्त्र एंटी रेडिएशन मिसाइल, जिसका 9 अक्टूबर 2020 को सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट से सफल परीक्षण किया गया, का क्या नाम है? 50 में 1 है रुद्रम 1। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित की गई प्रतिविकिरण प्रक्षेपास्त्र एंटी रेडिएशन मिसाइल, जिसका 9 अक्टूबर 2020 को सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट से सफल परीक्षण किया गया, क्या नाम है? रुद्रम 1 है भाई, रुद्रम 1 का परीक्षण किया गया था 9 अक्टूबर 2020 को। किससे किया गया था? सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट से। 9 अक्टूबर 2020 सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट रुद्रम 1। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? जब जीएसटी, आयकर, निगम कर, संपत्ति कर 3 करते हैं ना। 51 में 1 है जीएसटी है भाई। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? जीएसटी नहीं है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स। जबकि आयकर है, संपत्ति कर है, निगम कर है। आयकर संपत्ति कर निगम कर, आयकर संपत्ति कर निगम कर। आयकर है ना, इनकम टैक्स है ना, और वेल्थ टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है। ये नहीं है जीएसटी। जीएसटी प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। कर भी देता है अगर ध्यान से पढ़ते तो। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में सर्वाधिक सामान्य प्रयुक्त किए जाने वाला पदार्थ है फॉर्मेलिन, केवलार, फ्लोरीन, कोलतार। केवलार करें क्या? 52 में केवेलार। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में सर्वाधिक सामान्य प्रयुक्त किए जाने वाला पदार्थ है केवेलार। 52 में 3। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का औसत जीवन काल होता है। जब 53 में 3 है 120। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का औसत जीवन काल होता है 120 दिन होता है। 53 में 120 दिन होता है। निम्नलिखित में से कौन दूध को प्राकृतिक तरीके से दही में परिवर्तन करने के लिए जिम्मेदार होता है? जब इसका आएगा क्या? 54 में 3 है जीवाणु, बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन दूध को प्राकृतिक तरीके से दही में परिवर्तन करने के लिए जिम्मेदार होता है? दूध को प्राकृतिक तरीके से दही में परिवर्तन करने के लिए जीवाणु, बैक्टीरिया। जीवाणु
बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया कर लो यार बस, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया निम्नलिखित में कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? जब नहीं है, जब नाइट्रोजन नहीं है, नहीं नहीं, मीथेन तो होगी, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन करते हैं 55 में 3 से, ये 55 है ना। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन नहीं है। निम्नलिखित में कौन किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? जब वैश्विक तापमान हो सकता है, प्राकृतिक वास का विखंडन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, शाकाहार को प्रोत्साहन, संकट हो सकते हैं। शायद ये सभी हो सकते हैं, जबकि डी नहीं होना चाहिए इसमें। ABC कर दें है ना, 56 में 4 करते हैं, 56 में 4 सही है। ABC मतलब ये सही है। वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग, प्राकृतिक वास का विखंडन और विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। फर्मेंगनेशन ऑफ नेचर हैबिटेट, ठीक है। वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग, प्राकृतिक वास का विखंडन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, ये नहीं है। फिर चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम है प्रज्ञान, 57 नहीं भैया, विक्रम है। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम है, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम है विक्रम, विक्रम। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम है, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम है विक्रम, सही है। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम है विक्रम, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम है विक्रम। विक्रम में याद कैसे रहे जब ये लैंडर का नाम है ना, लैंडर का नाम विक्रम, विक्रम, विक्रम। भारतीय कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को संग्रहित करने के लिए आवश्यक तापपरास है। ये शायद 0 से 8 है क्या, 58 में 3 है, यानी कि 2 से 8, 2 से 8। भारतीय कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को संग्रहित करने के लिए आवश्यक तापपरास है 2 से 8, 58 में 3। फिर राजस्थान की कामधेनु डेयरी योजना 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जब लाभार्थी के पास हरा चारा उत्पादन करने के लिए कम से कम 1 एकड़ भूमि होनी चाहिए, दुग्ध उत्पादन 10-12 लीटर प्रतिदिन होना चाहिए, लाभार्थी को इस क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। सभी सही लग रहा है यार ये। देखते हैं क्या आया है ना। 59 में 2 है, 2 का मतलब B और C है, B और C, यानी कि ये सही है। दुग्ध उत्पादन 10-12 लीटर प्रतिदिन होना चाहिए, लाभार्थी के इस क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। हाँ, ये तो पागल बनाने का काम है ना। जब पता नहीं होता है ना योजना के बारे में और वो एक बार भी पढ़ी नहीं होती है, तब वैसे इसी प्रकार से आइडिया लगाए जाते हैं जो गलत जाते हैं, क्योंकि वो देता ही इस प्रकार से है लुभावनी ऑप्शन। जब दुग्ध उत्पादन 10-12 लीटर प्रतिदिन होना चाहिए, लाभार्थी के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आकल कास्ट जीवाश्म पार्क है राजस्थान के, ये जैसलमेर होगा यार। आकल कास्ट जीवाश्म पार्क, जब सेट जैसलमेर है ना। आकल कास्ट जीवाश्म पार्क। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में प्रतिभागियों की मदद करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक निःशुल्क मोबाइल ऐप शुरू की है, उसका नाम है दिसारी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में प्रतिभागियों की मदद करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक निःशुल्क मोबाइल ऐप शुरू की है, उसका नाम है दिसारी, दिसारी। राजस्थान के किस जिले में बच्चों के लिए पहली केथ लैब स्थापित की जा रही है? नहीं, एकदम नहीं पता। 62 में 3 है, जोधपुर है। अब ये क्या होती है भाई? केथ लैब स्थापित की जा रही है बच्चों के लिए, केथ लैब, बच्चों के लिए पहली केथ लैब स्थापित की जा रही है जोधपुर।
संतरों के उत्पादन के कारण किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर, ये झालावाड़ है ना। संतरा झालावाड़। 63 छोटा नागपुर झालावाड़, झालावाड़। 64 छोड़ते हैं ना, रीजनिंग को छोड़ते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं। क्या प्रतिष्ठित लोग जो कि अज्ञानवश अपराध करते थे के साथ विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए? हाँ, प्रतिष्ठित लोग जानबूझकर अपराध नहीं करते हैं, ये भी सही है। नहीं, ये हमारी नीतिज्ञता है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। कौन सा उत्तर सही है? जब यही करते हैं दो, केवल सेकंड है ना 67 में, केवल सेकंड। नहीं, यह हमारी नीतिज्ञता है कि कानून के समक्ष। अब भाई वो प्रतिष्ठित हो या नहीं हो उससे क्या मतलब है, कानून सबके लिए समान है। एक राशि वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 और 954, मूलधन कितना होगा? 2 वर्ष का साधारण ब्याज। 68 में 4 है, 3750। आगे चलते हैं ना। एक कमरा फूलों से खूबसूरत दिखता है। कमरों को सजाने के लिए फूल उगाए जाते हैं, ये मतलब नहीं है। बिना फूलों का कमरा खूब बदसूरत दिखता है। जब एक कमरा फूलों से खूबसूरत दिखता है, बिना फूलों का कमरा बदसूरत दिखता है, फूल उगाए जाते हैं। नहीं, 2 करते हैं अपन इसमें, है ना। क्या है भाई 72 में? 72 में 4 है, न तो नहीं और नहीं नहीं, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है। चल छोड़। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम निम्न में से किस टीम को हराया? भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने निम्न में से किस टीम को हराया कांस्य पदक के लिए? 2024 में तो गोल्ड मेडल जीता है अपन ने हॉकी में। कांस्य पदक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने निम्न में से किस टीम को हराया? 73 में 3 है, जर्मनी। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम निम्न में से किस टीम को हराया? जर्मनी। 2020 का तो नहीं आएगा, अब तो 24 का आएगा। एम्बलैक्स नामक ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण को किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने हाल ही में विकसित किया है? एम्बलैक्स। 74 में एक है, IIT रोपड़। एम्बलैक्स। फिर जुलाई 2021 में आयोजित 7वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की थी? 76 में एक है, भारत। जुलाई 2021 में आयोजित 7वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की थी? भारत। जुलाई 2021 में आयोजित 7वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की थी? भारत। ठीक है ना। ये बताइए 7वीं ब्रिक्स बैठक कहाँ हुई थी? बैठक कहाँ हुई थी? तो शायद भारत में ही हुई थी। कब हुई थी? जुलाई 2021 में। जुलाई 2021 में आयोजित हुई 7वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक। दोबारा देख, जुलाई 2021 में आयोजित हुई 7वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? भारत है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? 77 में 3, नरेंद्र मोदी। टोक्यो ओलंपिक 2020 के भारतीय ओलंपिक दल के आधिकारिक थीम गीत का संगीतकार एवं गायन उनमें से कौन है? अब तो 24 से आएगा ना। 78 में 4, मोहित चौहान। संयुक्त राष्ट्र महासभा के क्षेत्र में सत्र हेतु निर्वाचित अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद किस देश से हैं? 79 में 2, मालदीव। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र हेतु निर्वाचित अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद किस देश से है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें, मालदीव है।
किस भारतीय संगठन संस्था ने एक नई योजना फास्टर प्रारंभ की है? 80 में 4 है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय फास्टर प्रारंभ की है। फिर निम्नलिखित में किसे वर्ष 2020 के ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द के रूप में चुना गया? 3 आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता ये नहीं आएगा, उस समय करंट है। भावना जाट राजस्थान के खिलाड़ियों में से एक है जिसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लिया। राजस्थान किस जिले से है? भावना जाट पैदल चाल से संबंधित है। 82 में 1 है राजसमंद, भावना जाट पैदल चाल से। और यही पूछ सकता है, बताइए भावना जाट संबंधित है किस खेल से? दौड़ है ना, पैदल चाल। राजसमंद। राजस्थान के सांसद भूपेंद्र यादव को जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में किन मंत्रियों का प्रभारी बनाया गया? तरराशि में 2 है, बी और सी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, श्रम और रोजगार। इनसे यही पता चल सकता है इन क्वेश्चनों से कि भाई करंट के इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इनसे कोई मतलब है नहीं है, लेकिन ये ज़रूर काम का है। ये भावना जाट किस खेल से संबंधित है, इस प्रकार से पूछ सकता है वो। राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना 2021 के संबंध निम्न में कौन सा विकल्प सही है? जिन बच्चों के माता पिता की कोरोना बीमारी से 1 लाख दिए जाएंगे, है ना, तत्काल सहायता प्रदान की जाएगी। 84 में 1 है, ये आ भी सकता है क्योंकि ये योजना है, ये कभी पुरानी नहीं होती भाई, जो प्रमुख योजना है। फिर राजस्थान के 13वें लोकायुक्त है 85 में न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहोरा। न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहोरा। जुलाई 2021 में शुरू किए गए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कारों से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जुड़ा हुआ है? 86 में 1 है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। जुलाई 2021 में शुरू किए गए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कारों से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जुड़ा हुआ है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। राष्ट्रीय विधि विज्ञान फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? 87 में 2, गुजरात। राष्ट्रीय विधि विज्ञान यानी कि फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? फॉरेंसिक साइंस यानी कि राष्ट्रीय विधि विज्ञान गुजरात में। भाई बात समझ में ध्यान रखना, ही आ सकता है क्वेश्चन फिर से। राष्ट्रीय विधि विज्ञान गुजरात। और शुरू किए गए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कारों में से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जुड़ा हुआ है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ये गुजरात है। राजस्थान मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना 2021 के संबंध कौन से कथन सही हैं? जब देख लेते हैं, 88 में 4 यानी कि ACD। मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को राज्य सरकार बिजली के बिल पर अधिकतम 12,000 प्रति वर्ष अनुदान प्रदान करेगी। इस योजना का लाभ मई 2021 से प्रारंभ हो जाएगा। केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी व आयकर देने वाले इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ता अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे। बी नहीं है इसमें। क्या है ये है राजस्थान मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना 2021 के संबंध कौन से कथन सही हैं? जब मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को राज्य सरकार बिजली के बिल पर अधिकतम 12,000 यानी कि ये छूट मिलेगी। जो खेत का कनेक्शन होता है ना सिंचाई के लिए, उसकी बात है। इस योजना का लाभ मई 2021 प्रारंभ हो जाएगा। केंद्रीय राज्य सरकार के कर्मचारी व आयकर देने वाले इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ता अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे। राज्य सरकार के कर्मचारी और आयकर देने वाले। राजस्थान में 1857 की क्रांति किस स्थान से प्रारंभ हुई? ये नसीराबाद है। और भारत की नीमच से 89 में नसीराबाद। उन महाराणा का क्या नाम था जो केसरी भारत की चेतावनी चुंगटा से इस कदर प्रभावित हो गई कि उन्हें दिल्ली दरबार के लिए अपनी यात्रा रद्द कर दी? ये फतेह सिंह है। नहीं, सुन मेरी बात, जय सिंह नहीं है, श्याम सिंह नहीं है, फतेह सिंह है या प्रताप सिंह है यार? प्रताप, फतेह सिंह, प्रताप करते हैं 90 में। फतेह यार, फतेह सिंह। ये ऑप्शन ही इस वजह से दिया है इसने, प्रताप। फतेह सिंह, प्रताप, फतेह है ना, फतेह है 90 में, फतेह है। ये फिर भी आएगा फतेह है, ध्यान रखना इसका नाम का है फतेह है।
यानी कि वो चेतावनी चुमटा किसने लिखी थी? केसर सिंह बारट। केसर सिंह बारट के पुत्र का नाम था प्रताप सिंह बारट, और भाई का नाम था जोरावर सिंह बारट। जोरावर सिंह बारट वो था जो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था, ठीक है ना। जोरावर यानी कि उसकी भुजाओं में जोर था, तो इस वजह से उसने हार्डिंग पर बम फेंक दिया। अब तो ये चिट्ठी लिखी थी, है ना, ये किसने किसके लिए लिखी थी? फतेह सिंह। अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कोटा में टे से मेजर बर्टन, है ना, टे से टे, कोटा मेजर बर्टन। जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया? ये वो है कौन सा? सवाई प्रताप सिंह है, यानी कि हवा में प्रताप, बाण में विचार, सही है ना। सवाई प्रताप, हवा में प्रताप, हवा महल का निर्माण। वणी ठणी चित्र के चित्रकार का क्या नाम था? और एक पेपर में आया था ऐसा ही कमी कि बनी ठणी संबंधित है। वणी ठणी यानी बनी ठन रही है कहाँ? किशनगढ़ में, ठीक है। और चित्रकार का क्या नाम है? ये चित्रकार का नाम है भाई साहब निहाल चंद। 93 में 3, सही है, निहाल चंद। राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की? राव जोधा, जोधा से जोधपुर, वो तो सही है, लेकिन स्थापना करी थी 1459 करूँ, 1113 करूँ, चल 2 करते हैं। 94 में 2 सही है ना। 1459, 1459। फिर लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली है। गोगा जी की, गोगा मेड़ी है। लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली है गोगा मेड़ी। अरे नहीं नहीं, सॉरी 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 भैया, सॉरी, ये तो याद कर रखा है अपन ने। गोगा 2 बेर आ रहा है, तो दे भी 2 बेर आ रहा है, दे है ना, देरवा 95 में, है ना। आवानेरी स्थित हर्षद माता का मंदिर मूल रूप से किसे समर्पित है? ये है हर्षद माता का मंदिर किसे समर्पित था? भगवान विष्णु या भगवान शिव, तो ही करते हैं ना। 96 भगवान विष्णु, सही है। हर्षद माता बांदीकुई में है। आवानेरी स्थित हर्षद, बावड़ी है आवानेरी, दौसा जिले में आती है। आवानेरी स्थित हर्षद माता का मंदिर मूल रूप से किसे समर्पित था? भगवान विष्णु। संत मीराबाई का जन्म स्थान कुर्की वर्तमान राजस्थान के किस जिले में है? ये चित्तौड़गढ़ है। या फिर गलत है? गलत है भैया, एकदम गलत है। संत मीराबाई का जन्म स्थान कुर्की वर्तमान राजस्थान किस जिले में स्थित है? ये है 97 में पाली। संत मीराबाई का जन्म स्थान कुर्की वर्तमान राजस्थान किस जिले में स्थित है? पाली, पाली, ठीक। संत मीराबाई का जन्म स्थान कुर्की वर्तमान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पाली है ना, चित्तौड़गढ़ नहीं है। पाली। पुरा स्थल हाड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है। जब आहड़ से ये सुन मेरी बात, लोहे युग नहीं है ना, कांस्य युग नहीं है, ताम्र पाषाण युग कर दें क्या इसमें? आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है यार, आहड़ है ना, आहड़ ताम्र पाष, चलिए यही करते हैं। 98 3 सही है, ताम्र पाषाण युग से, है ना, ताम्र पाषाण युग से। आहड़ है ताम्र पाषाण युग से। रागड़ी और निमाणी उपबोलियाँ हैं। रागड़ी और निमाणी ये है मेवाड़ी कर देते हैं, है ना, क्या और आएगा कुछ? चल यही करते हैं, रागड़ी निमाड़ी, या फिर वागड़ी करें यार, मेवाड़ी करते हैं। चल 99 गलत है भाई, मालवी है, गलत हो गया क्वेश्चन, गलत हो गया। रागड़ी और निमाणी उपबोलियाँ हैं। 99 में मालवी है, मालवी, मालवी, मालवी कहाँ बोली जाती है? रागड़ी और निमाणी उपबोलियाँ है, रागड़ी और निमाणी उपबोलियाँ है। जब ये मालवी है, ठीक है ना, मालवी, रागड़ी और निमाणी
तो बोलियाँ है मालवी। याद कैसे करें, रागड़ी है ना, रागड़ी, निमाणी, मालवी। यानी कि राग और नीमा, रीढ़ी पे तो मत जाए, रीढ़ी तो सब में मिलेगी। राग और नीमा, माल, ठीक है ना, राग और नीमा, माल, ठीक। राग नीमा, माँ नीमा, नीमा से मालवी है ना, रागड़ी, निमाणी, रागड़ी, निमाणी है ना, मालवी। मेवात में बोली जाती है मालवी तो, अलवर भरतपुर, मालवी। मेवाती है वो मेवाती है, आई बात समझ में, ये मालवी है। मेवाड़ी तो मेवाड़ी होगी, मेवाती मेवाती होगी। मेवाती अलग चीज़ है, मेवाड़ी अलग चीज़ है, मेवाती अलग है, मेवाड़ी अलग चीज़ है, मालवी अलग चीज़ है, वागड़ी अलग चीज़ है। ये मालवी, मालवी देख लेंगे इनको, है ना। फिर राजस्थान में किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है? तेजाजी तय से पर्वतसर है, तय से तय, 100 में 3 सही है ना। पर्वतसर, रागड़ी निमाणी, रागड़ी निमाणी मालवी, रागड़ी निमाणी मालवी। फिर आहड़ से, ताम्रपाषाण युग से। फिर कुड़की पाली में है। आवानेरी भगवान विष्णु है। लोक देवता गोगा जी, ददेरवा है, दे। और ये 1459 जोधपुर है। वणी ठणी निहाल चंद है। हवा में प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह है। कोटा टेसी मेजर वर्टन है, अक्टूबर 1857 में। कोटा में विद्रोह कब हुआ था भाई? अक्टूबर यानी तुवाड़ी के टाइम पे। फिर चेतावनी चुंगटा, ये कौन सा है? फतेह है ये, है ना, केसरी सिंह भारत। 1857 क्रांति किस स्थान से? नसीराबाद। एरनपुरा कहाँ है? पाली, एरिनपुरा पाली। फिर इसमें कौन सा है? 88 में, 88 में 4 है। ACD तीनों सही है। ACD भी नहीं है, ACD। मीटर कृषि उपभोक्ताओं को राज्य सरकार बिजली के बिल पर अधिकतम 12,000 प्रतिवर्ष अनुदान प्रदान करेगी। इस योजना का लाभ मई 2021 से प्रारंभ होगा। केंद्रीय राज्य सरकार के कर्मचारी व आयकर देने वाले इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ता अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।